बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आज काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। कितनी लंबी एक तो हेयरिंग चली है आज वाले केस की। केस तो था फैज़ाबाद धरना केस, उसमें शेख रशीद, उसमें जनाब एजाजुल हक साहब, उसमें अबसार आलम साहब और उसमें सलीम बेग साहब। काजी साहब ने कुछ ज़्यादा छित्रोल नहीं कर दी सबकी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। तो देखें, जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो उसके बाद से हम ये मुतद्दिद बार मुकदमात की समाअत के दौरान इस तरह के हालात व वाक़यात देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ी नागवारी का कई मौके पर इजहार किया जाता है। आपको याद है जो अभी पिछले दिनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, जी। उस केस की समाअत के दौरान फिर आपने देखा कि चीफ जस्टिस बार बार बुकला को दरमियान में टोकते थे। कई बार तो फिर आप ये देखें कि जस्टिस मुनीब अख्तर जब सवाल करने लगते तो उनको टोका जाता। फिर वो एक पर्ची जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस एजाजुल हसन के ज़रिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई गई, और उस पर्ची के जाने के बाद तकरीबन फौरी तौर पर अदालत बर्खास्त हो गई। और अदालत बर्खास्त होने के बाद मेरे ख्याल में आधे घंटे या 35 मिनट का गालबन वक्फा हुआ था, और 35 मिनट के वक्फे के बाद जब अदालत दोबारा आई थी, तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल कूल एंड काम। वो चाय अच्छी पी ली थी। तो ये भी हो सकता है, लेकिन सर इस तरह के बड़े बड़े ऑफिस में चाय तावीज़ वाली होती है तो वो बिल्कुल बद जायका होती है। मेरा जैसा बंदा तो कम अज़ कम वो उसको पसंद नहीं करता। फिर मुझे अगर उस तरह की कोई चाय दी जाए तो फिर मैं दोबारा जाकर कोयटा होटल से चाय पीता हूँ और मुंह का जायका ठीक करता हूँ। आपने जो कमर्शियल चला दिया ना, ये भी ठीक है। हाँ, कोयटा वैसे इनके साथ कोई डील कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो अच्छा, इस मुतअद्दिद। मजाज की अभी तक किसी को समझ नहीं आई। कोर्स हम पहले भी उनके अटेंड करते रहे थे, वो सुनते कम थे, बोलते ज़्यादा थे। ये सबको उनका इशू पता था कि वो केस जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं। अभी पहला जवाब नहीं आता तो दूसरा सवाल आ जाता है। अब ये मामला नहीं है, अब वो बन गए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों के सरदार, जिनमें से एक सीट अभी खाली है। बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया के सरदार। सरदार। तब आपको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए, बरहम होना चाहिए, नागवारी का इजहार करना चाहिए, तज़हीक करनी चाहिए किसी वकील की। देखें, आज भी एक दफ़ा आज उन्होंने कहा इस तरह, तो वो टीचर जो है कान पकड़ा देते हैं बाहर। जी जी दूसरी जी दफ़ा जी जी, उन्होंने अब कहा कि देखें मैं आपको वही बताता हूँ। हुआ कल भी कुछ। उन्होंने डांटा था ना। जी जी, कल भी एक वकील को डांटा है। फिर जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 से 4 वकला ऐसे हैं जिनकी दौरान समाअत मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान उनकी न सिर्फ सरजनिश हुई, बल्कि उनको 5,000 से लेकर गालबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक जुर्माने भी किए गए। और इन तमाम जो वाक़यात हैं, इससे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेम्परामेंट का इशू है। इवन कि वो साफ़ी हमारे दोस्त जो उनकी जानिब झुकाव रखते हैं, उनके हामी हैं, और उनकी हर सही गलत बात पे वो आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं, शादियाने उस पे बजाते हैं। हमने तो ये भी देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की केस की समाअत के दौरान बाकायदा कुर्सियों पर तो खुशियां मनाई गई जब चीफ जस्टिस की जानिब से कोई ऐसी बात मुझे की वो जाती जियो थी। के रिपोर्टर याद है, जब ये JIT अनाउंस हुई थी ना पनामा केस में, वो ख्वाजा साद रफ़ी के साथ ऐसे विक्ट्री बना के निकले थे। मेरे जी पास जी फुटेज पड़ी। जी जी। तो इस तरह की बात है, और ये जो करीब समझे जाने वाले ऐसे लोग भी हैं, अब वो भी चीफ जस्टिस के टेम्परामेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस को कम अज़ कम जो उनका अपना ओहदा है, उस ओहदे के जो तकद्दुस है, उसका जो एक वक़ार है, उसका उनको लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों हम सुप्रीम कोर्ट में ही थे, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है पंजाब के सनाउल्लाह जाहिद। जी। ये वो वकील हैं जो जिन्होंने 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस दौर में इन्होंने वकला तहरीक के ये सरकर्दा रहनुमा थे, और इन्होंने उस वक्त जो एक आमिर थे, फौजी आमिर, उनकी हुकूमत में ना सिर्फ डंडे खाए, जख्मी हुए, बल्कि वकला तहरीक के ये रुए रवान। रुए रवां भी थे। उनके साथ भी चीफ जस्टिस की जानिब से इसी तरीके से उनकी सरजनिश की गई भरी अदालत में, और उसके बाद वो बड़े गुस्से से वहाँ से रवाना हुए और उन्होंने कहा कि ये सारा जो कुछ इस वक्त अदालत में हो रहा है,
ये सारा बार जो एसोसिएशंस हैं, ये उनकी कमजोरी है कि अदालतों के अंदर, खासतौर पे चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर वकीलों को इस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया। ये अल्फाज मैंने खुद सुने हैं अपनी कानों से, और उनके ये अल्फाज थे जो उन्होंने कहे। तो ये एक चीज़ नज़र आती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, उनकी तबीयत ही ऐसी है। तबीयत ही ऐसी बन जाती है, मिजाज ही ऐसा एक बंदे का बन जाता है कि वो अगर बड़े अपने हिसाब से तो वो बड़े तहम्मुल के साथ बात कर रहे होंगे, आज लेकिन वो दूसरे बंदे को लगता है कि वो केस मेरे पर साथ मुझे डांट केस रहे पर हैं। हम बात करें कि केस में क्या हुआ, उसकी साइड में बहुत कुछ हुआ है। जो उन्होंने मौलाना ताहिरुल कादरी के बारे में कहा कि लोग कनाडा में जाके हम ये वहाँ पे कर सकते हैं, जो वहाँ से इधर आते हैं तो ये कर लेते हैं। इनको शायद वो डुअल नेशनल का भी नहीं आइडिया कि उनके पास तकरीबन दोनों मुल्कों के बुनियादी राइट्स होते हैं। फिर उन्होंने एजाज़ुल हक की काफ़ी तज़हीक की है। हाल तो काफ़ी लोग उस पर अभी भी खुश हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी, ट्विटर पे काफ़ी रोला मचा हुआ है कि लोग खुश हैं उन्होंने जो कहा कि एजाज़ुल हक सदर। देखें करामत मुगल साहब, मैं उन्हें नहीं मानता। मेरी बात सुने। पिछले दिनों आपको याद है उमर अयूब साहब की एक दरखास्त थी, गलबन ये था, मैं बात उधर ही लेके आने जी लगा था, जी, ये उमर अयूब, ये जो हुआ ना ज़ातियात में घुसना। 90 रोज में आम इंतखाबात वाला मामला, उस केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें पीटीआई के जो वकील थे, उनसे जब वो दलाइल और चीफ जस्टिस के दरमियान वकील का मुकालमा हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पीटीआई की दरखास्त किसकी जानिब से दायर की गई है। उस वक्त चीफ जस्टिस शायद ये कोशिश कर रहे थे कि ये इमरान खान की होगी, तो वो ज़रा अपना और हिसाब से अपने जो उनके कुछ बकाया जात रहते हैं इमरान खान के साथ, वो उस तरीके से वो अपने पूरे करेंगे। लेकिन जब वकील की जानब से बताया गया कि ये दरखास्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानब से दायर की गई है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने गियर चेंज किया और कहा कि उमर अयूब साहब तो अयूब खान साहब के पोते हैं, और इनके जो दादा मरहूम हैं, उन्होंने 1956 का आइन जो था उसको आप इधर से बात शुरू कीजिएगा। वो आपने स्कूल में स्टोरी पढ़ी थी ना, वो भेड़िए और भेड़ के बच्चे वाली, हाँ हाँ कि हाँ हाँ, तू नहीं तेरी माँ ने मैनू गाल कटी, तेरे माँ ने मैंने गाल कटी, बिल्कुल यही बात है। तो अब देखेंगे वो मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब शायद 50-60 हाँ उस की दिन उम्र भी में ही हमने हैं। उनकी उम्र जी काफी जी। डिस्कस कर तो ली थी। अब नहीं देखेंगे, पता नहीं वो उस वक्त पैदा भी हुए थे या नहीं, और जब उनका उनके अमाल का जवाब और क्यों वो देंगे। अपने अमाल का जवाब क्यों देंगे। तो फिर आप अब आज जो सूरत हाल बनी वो भी कुछ इसी तरह की हमें वो नजर आई कि भाई एक वालिद ने जो कुछ भी किया वो उसकी अपनी सवाबदीद थी, उसका इख्तियार था, वो एक आर्मी चीफ था, एक फौजी आमिर था, उसने अपने दौर के अंदर जिस तरीके से भी हुकूमत चलाई उसके ऊपर आज भी तनकीद होती है, किताबें लिखी जाती हैं, मुकाले लिखे जाते हैं, कलम लिखे जाते हैं, टॉक शोज में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। और फिर आप ये देखें कि अगर वो जो ज़ियाउल हक साहब है, अगर वो इतने ही बुरे हैं तो फिर उनके दौर में मंजूर किए गया वो तमाम तर कवानीन फिर आप उनको कलअदम करार दें। अभी पिछले दिनों सदारती आर्डर का एक हवाला दिया जा रहा था, एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब उसी के उस केस के उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और वो ऑर्डर क्या था, तो वो ऑर्डर था 1982-83 का। 62(1)(f) और ये भी सारी खत्म नहीं कर देंगे, ये तो ज़िया ने डाली थी। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको एक सादक और अमीन वाला जो है, लेकिन मसला ये है ना सर कि ये मसला सिर्फ ज़ियाउल हक का नहीं है, यहाँ बात कुछ और होती है, और चीफ जस्टिस साहब ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि उससे मेरी खुद नुमाई जो है ना वो ज्यादा हो, मेरी पब्लिसिटी हो। उमर अयूब साहब के दादा के बारे में फौजी आमिर थे, जी ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उनके दौर में उनके मतहत पूरी आपकी रियासत चलती रही, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान चलते रहे। तो फिर अब काजी साहब इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं, इवन के आप देखें कि जो मादरे मिल्लत है फातिमा जिन्ना साहिबा, उन्होंने अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हकायक पर मबनी है, ये हमारे इसका माजी को तो नहीं बदल सकते, माजी को तो नहीं बदल हाँ। सकते, लेकिन उसकी बुनियाद पर आप आने वाली किसी नस्ल को, आने वाले किसी बच्चे को आप जो है वो उसको तज़हीक का निशाना बनाएं, या उसको टारगेट करके अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करें, अपनी खुद नुमाई करने की कोशिश करें। देखें जी मैं उसको फलां को डिसलाइक करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज भी ज़ियाउल हक साहब के बारे में भी इसी तरह की बात की गई। हमारे लिए मरहूम है, और मुसलमान कोई भी हो, मुसलमान क्या बल्कि एक आम इंसान भी हो, तो उसके मरने के ऊपर इस तरह खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। और आप देखें कि जब इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो बहुत सारे लोगों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इराक में जो कुछ हुआ, हाँ जो कुछ हुआ वो भी फिर वो अब वहाँ के मकामी जो है मेरे ख्याल में वो भी इस बात पर पछताते होंगे। बगदाद फाल हुआ था ना, कब्जा अमेरिका ने किया,
जियो न्यूज़ पे चल रही थी लाइव ट्रांसमिशन। नासिब एक ताई साहब का आपने नाम सुना हो? जी जी जी, वो उन्होंने शुरू की थी, मुझे अच्छी वो तरह फॉरेन याद है। अफेयर्स के नाम से शो करते थे, लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, बड़े धड़ल्ले से बोल रहे थे, जो भी आमर होता है उसके खिलाफ आवाम ऐसे ही उठती है अपने राइट्स लेने के लिए। तो सॉरी मैं बात शुरू एंड से कर गया। वो बता रहे थे किसी को कोई हक नहीं पहुंचता, किसी खुद मुख्तार मुल्क में घुसे और उसके अवाम की राय के खिलाफ जाके अटैक कर दे, अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें अचानक कान में बताया गया कि वो तो बगदाद फाल हो गया। तो साथ ही उन्होंने टोन ची कहते हैं हाँ हर आमर का यही हाल होता है, चलते हुए टीवी में लोग ऐसे राय बदल जाते हैं, ऐसे बदल जाते हैं, तो बिल्कुल यही कोर्ट बात। में तो आपको पता है क्या कुछ हो जाता है। तो ये देखें, चीफ जस्टिस साहब के ये इश्यूज हैं, और ये उनके नॉलेज में भी ये बात है कि ये टेम्परामेंट का इशू आ रहा है उनका बार बार। और इसी हवाले से आज भी आप देखें कि जो पैमरा के वकील थे, सीनियर वकील हैं हाफिज एएस रहमान, और बुजुर्ग वकील हैं मंझे हुए, इवन के मैं आप फिर आपको बता रहा हूँ कि जो काजी साहब के तरफ झुकाव रखने वाले भी हमारे साथी हैं ना, हाँ उन्होंने भी आज ये कहा है कि एएस रहमान साहब के साथ काजी ज्यादती साहब है। ने ज्यादती की है। वो सीनियर वकील थे और वो इस बर्ताव के हकदार नहीं थे कि जो काजी साहब ने उनके साथ किया, और वो इसी रवैये की वजह से उन्होंने अदालत का बायकॉट कर दिया और कहा कि मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता, और काजी साहब ने कहा हम भी आपको नहीं सुनना चाहते। तो ये ये कौन सी कोर्ट है? ये तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो रवैया है मुकला के साथ, सीनियर मुकला के साथ, बुजुर्ग मुकला के साथ, और इस तरह की जो है वो बर्ताव उनकी अदालत में वकीलों के साथ किया जाता है। आपको लगता है कि किसी वकील ने केस की तैयारी अच्छी नहीं की, उसने अदालती लीगल पॉइंट्स पे जवाबात के बात करें, जात की अदालती बजाय। नहीं नहीं अदालती जवाबात के दुरुस्त तरीके से जवाब नहीं दिए, वो तैयारी के साथ नहीं आए, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़े, या उन्होंने अपने जवाब के साथ नहीं लगाए। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है ना, तो फिर उसका एक सादा सा फार्मूला है कि भाई आप उस वकील को, अगर आप समझते हैं कि इसने ठीक काम नहीं किया, आप उसको थोड़ा सा जुर्माना कर सिंपल दें। सा सईद बलोच साहब है ना, अगर वकील सही केस नहीं लड़ रहा है तो फैसला उसके खिलाफ हो जाता है। फैसला से खिलाफ हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी जज को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी भरी अदालत में ऐसे किसी भी तस्वीर वकील की ऐसे तस्दीक करे। और आप ये देखें कि वो जो चेयरमैन पैमरा के, बल्कि पैमरा के वकील थे, पैमरा के वकील के अदालत के उस बाइकआउट के बाद जिस तरीके से काजी साहब ने चेयरमैन पैमरा को तख्ता रगड़ा मश्क दिया। बनाया है, और जो जिस तरीके से उनकी खींचातानी हुई है, वो तो एक मुकम्मल अलग दास्तान है, और उसके ऊपर एक पूरी वीडियो की जा सकती है कि उन्होंने चीफ जो चेयरमैन पैमरा थे उनकी तनख्वाह तक, और फिर आप देखें कि उम्र तक पूछा, तनख्वाह पूछी, नाम नाम मोहर। पूछा, मोहर पूछी, फिर कहा जी कि आप मोहर में नहीं है भेग तो आप लिखते क्यों हैं लिखते भेग? क्यों हैं। तो ये मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से काजी साहब का आने वाले दिन में और मुश्किलात का देखें, सामना इवन करना के ये पड़ेगा। हो रहा था कि अपना जब वो आर्डर लिखवा रहे थे ना, तो काजी साहब आर्डर में भी पैमरा के वकील के खिलाफ कोई हुक्मनामा लिखवाना चाहते थे, और लेकिन साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बैठे थे, तो उन्होंने फिर उनके कान में सरगोशी की और उनको समझाया। उन्होंने फिर शायद उनको कोई मशवरा दिया, जिसके बाद उन्होंने वो एएस रहमान साहब के खिलाफ वो जो रिमार्क्स थे या ऑब्जर्वेशन थी, उनको अदालती हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया, वरना अदालती हुक्मनामे में भी एंट्री उनके बंद खिलाफ हो जाती है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। एंट्री बंद ना हो, लेकिन उनके बारे में कोई और सख्त यार रिमार्क्स लिए जा आपको सकते थे। हुदैबिया वाला केस याद है ना? जी जी, नैब वाले प्रोसिक्यूटर के साथ इन्होंने क्या किया था? बस अगर पनामा का इधर रेफरेंस भी दिया मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, याद है ये रिमार्क? यही बात है मैं सर। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।